बताया था कि वैद्युत आवेशों के मध्य दो प्रकार का बल हो सकता है, प्रतिकर्षण का या फिर आकर्षण का। फिर दूसरी बात ये बताया था कि दूरी पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, यानी अपने आप में ये न्यूटन के नियम का पालन करता है, यानी मौलिक बल है। और वैद्युत आवेश के बीच का बल मध्य के माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं कि ये जो वैद्युत आवेश हैं, जैसे मान लो एक हमने आवेश ले लिया Q1 और एक आवेश मान लो इससे r दूरी पर ले लिया Q2, दोनों प्लस हैं। या फिर मान लो कि ये -Q1 है और r दूरी पर उतना ही आवेश -Q2 है। या फिर एक +Q1 है और उतने ही दूरी पर एक -Q2 है। तो ऐसे परिस्थिति में ये प्लस वाला Q2 पर प्रतिकर्षण का बल Q2 वाला Q1 पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। यहाँ पर भी देख लो सजातीय आवेश हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लो एक प्लस है और एक माइनस है, तो इस परिस्थिति में ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो Q1 Q2 पर बल लगाएगा इस परिस्थिति में, या -Q1 -Q2 पर बल लगाएगा, या +Q1 -Q2 पर बल लगाएगा, ये सभी बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेंगे, चाहे वो प्रतिकर्षण के स्वरूप के हो, चाहे वो आकर्षण के स्वरूप के हो। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल सदैव ही दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। ठीक है, तो ये खास बात है, इसको नोट कर लो। बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत स्थिर वैद्युत बल सदैव ही दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। ठीक है ना, तो कभी भी चाहे प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो, चाहे आकर्षण का बल लग रहा हो, वो जो रेखा है जो दोनों आवेशों को मिला रही है, उसी के अनुदिश ये क्या करेगा, कार्य करेगा। सबने नोट कर लिया। अब आज अगली बात पर ध्यान दो। जो ये स्थिर वैद्युत बल है, वैद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, यह भी नोट करें। अब जरा इस बात को समझते हैं कि स्थिर वैद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, इसका क्या तात्पर्य है। जैसे मान लो कि कई सारे आवेश अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग परिमाण के किसी तल में रखे हैं, कई सारे आवेश हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इसमें इस तल में स्थित किसी अन्य आवेश पर ये सारे आवेश कितना बल लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस आवेश के द्वारा भी बल लगेगा, इस आवेश के द्वारा भी बल लगेगा, इसके द्वारा भी बल लगेगा, इसके द्वारा भी बल लगेगा, और सभी जो बल लगेंगे दो दो आवेश के बीच में, वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होंगे। यानी सभी बलों की दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में नेट बल कितना लगेगा, ये कहा गया है कि अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। क्योंकि देखो बल सदिश राशि है, तो बहुत सारे बलों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कौन सा नियम लगाओगे, वेक्टर का नियम या सदिश का नियम। ठीक है,
तो ऐसे में किसी तल में अगर बहुत सारे आवेश हों, उन सभी आवेशों के कारण तल में स्थित किसी आवेश पर नेट कितना बल लगेगा, ये अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। ठीक है, तो उस परिस्थिति में नोट करो, इस नियम के अनुसार किसी तल में स्थित अलग अलग आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया कि बहुत सारे आवेश जैसे प्लस Q1, फिर कहा जैसे माइनस Q2, फिर कहा मान लो प्लस Q3, फिर कहा मान लो प्लस Qn, ये सारे बहुत सारे आवेश किसी तल में हैं। तो यहां पर एक आवेश हम प्लस Q ले रहे हैं और यह आवेश इन सभी आवेशों के कारण नेट बल कितना अनुभव करेगा, तो तुम कहोगे कि Q1 वाला मान लीजिए Q से R1 दूरी पर है, माइनस Q2 वाला की स्थिति R2 है, Q3 की स्थिति R3 है, Qn की स्थिति Rn है। तो जो नेट बल होगा इस पर वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। देखो, बलों को जोड़ना है तो बल सदिश राशि है, तो इसको सदिश योग के साथ जोड़ना है, मतलब उसकी दिशा के साथ ये होता है। अगर मैं इसको आगे और लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/4πε0 Q1Q बाई R1 स्क्वायर, 1/4πε0 Q2Q बाई R2 स्क्वायर, और ऐसे ही 1/4πε0 QnQ बाई Rn स्क्वायर। दिशा के साथ देखो, अब इसमें कुछ प्लस भी दिखाई देंगे। देखो, ये दोनों प्लस है तो ये बल धनात्मक, लेकिन यहाँ पर दोनों में एक प्लस है एक माइनस है तो ये बल ऋणात्मक। तो सदिश राशि है, अगर दिशा धनात्मक है तो एक दिशा होगी और ऋणात्मक है इसका मतलब विपरीत दिशा होगी। कभी भी जान लो कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो अगर धनात्मक आ जाता है तो इसका तात्पर्य होता है प्रतिकर्षण का बल, और अगर ऋणात्मक आ जाता है तो आकर्षण का बल। ठीक है, ये नोट कर लेंगे सब लोग। तो जो स्थिर वैद्युत बल है वह अध्यारोपण के सिद्धांत का भी पालन करता है। तो बहुत सारे बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने बात किया। दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल तल में आवेश रखा है उसी तल में काम करेगा और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा। तो इस परिस्थिति में अगर बहुत सारे आवेश हों और उनके कारण नेट बल निकालना है तो अलग अलग आवेश के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी किसके बारे में, कूलाम के नियम की विशेषताओं के बारे में। कूलाम के नियम या स्थिर वैद्युत बल का प्रकृति कैसा होगा इसके बारे में हमने बताया कि आवेशों पर निर्भर करेगा, दोनों ही आवेशों पर। हमने ये भी बताया कि यह निर्भर करेगा दूरी पर भी, यह निर्भर करेगा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर भी। ठीक है, और ये बल सदैव ही आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा उसी तल में जिस तल में आवेश रखे हुए होंगे, और ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, मतलब बहुत सारे आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है, बहुत सारे आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। अब मेरी बात पर जरा ध्यान दो,
जैसे मान लो एक प्रश्न आ गया, कहा कि यदि कोई एक आवेश है तो इसको दो भागों में बांट के एक निश्चित दूरी पर रख दें, तो किस अनुपात में इस आवेश को बांटें जिससे कि इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो, अधिकतम हो। अब ध्यान दो कि एक आवेश Q है, इसको दो अनुपात में भागों में हमको बांटना है। तो जैसे मान लो कि एक भाग हमने इसका बांट लिया, निकाल लिया Q, तो जाहिर सी बात है शेष बचा भाग Q माइनस Q, और इसको मान लो कि R दूरी पर हम रखे हैं और कह रहे हैं कि अब इनके बीच में जो बल लगेगा वो सर्वाधिक यानी अधिकतम मैक्सिमम होगा। अब ध्यान दो, अगर ऐसी स्थिति है तो जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा, स्थिर वैद्युत बल F बराबर नियतांक हो जाएगा Q माइनस Q बाई R स्क्वायर। अब ये कहते हैं कि ये बल अधिकतम होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि किस अनुपात में हमने बांटा है कि बल अधिकतम होना चाहिए? तो उस परिस्थिति में यह जो बल निर्भर कर रहा है, यहां पर दूरी निश्चित है, दूरी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दूरी निश्चित है। ये जो बल निर्भर कर रहा है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कितना भाग हमने इसमें से निकाला है, दो भागों में बांटने के लिए कितना भाग हमने इसमें से निकाला। तो उस परिस्थिति में अधिकतम हेतु dF बाई dQ बराबर 0, ये नियम है। जो गणित के विद्यार्थी होंगे वो जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ठ। उसमें कहा जाता है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये आवेश है इस अक्ष पर और इस अक्ष पर बल है, उस स्थिति में अगर हम आवेश के मान को बदलते जाएं Q को, तो जाहिर सी बात है F का मान क्या होगा, बदलता जाएगा। सबको आवाज मिल रही है? अब देखो, जब हमने इस F Q को अलग अलग भागों में विभाजित किया तो बल भी अधिकतम हुआ, और ऐसी स्थिति में मान लो कि ऐसा ग्राफ आया, तो अधिकतम बल तब आया जब इस वक्र जो हमने खींचा है F और Q के बीच में, उसकी प्रवणता या ढाल शून्य है। मतलब वो x अक्ष के साथ इसके अधिकतम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा शून्य कोण बना रहा है, यानी x अक्ष के समानांतर है। अगर हम यहाँ पर देखते तो देखो यहाँ पर कुछ कोण बनाता, लेकिन अधिकतम मान पर जब हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो x अक्ष के साथ यानी Q के साथ कोई कोण नहीं बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रवणता tan थीटा का मान कितना है, 0। अगर मैं यहां पर देखता तो देखो ये dF बाई dQ, तो dF बाई dQ ये dF होता और ये dQ होता, तो ये यहाँ पर कुछ tan थीटा का मान प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये किसी भी तरह का कोई झुकाव कोण नहीं बना रहा है। इसका मतलब अधिकतम हेतु dF बाई dQ बराबर 0। अब देखो dF बाई dQ यानी यह जो समीकरण है, समीकरण को Q के सापेक्ष अवकलित करने पर, डिफरेंशिएट करने पर क्या हो गया, dF बाई dQ बराबर K, ध्यान से सुने, Q बाई Q D बाई dQ, F का मान रख दिया। और नियम के अनुसार अगर बल को अधिकतम होना है तो dF बाई dQ का मान क्या होना है, 0। अब जरा हम इसको अवकलित करके देखते हैं कि वो क्या अनुपात है जिसके लिए बल अधिकतम मिलेगा। तो dF बाई dQ दैट इज इक्वल टू K। देखो कांस्टेंट का कोई भी अवकलन नहीं होता, दूरी भी यहाँ निश्चित है इसलिए उसका भी अवकलन नहीं हुआ। तो अब बच गया d बाई dQ, Q गुणे Q माइनस Q, ऐसा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो dF बाई dQ का मान 0 इक्वल टू K बाई R स्क्वायर, और ये आ गया d बाई dQ Q इंटू Q, ठीक है, और माइनस
Q बाई डी, ऐसा। अब ध्यान दो, K बाई आर स्क्वायर, ये देखो Q यहां से अवकलित हो गया, कैपिटल Q तो निश्चित मान था इसलिए वो बाहर हो गया, तो अब बच गया डी क्यू बाई डी क्यू। यहां पर देखो इसमें गुणा किए तो ये क्यू स्क्वायर हो गया था, देखो क्यू गुणे क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, तो अब ये आ गया डी बाई डी क्यू गुणे क्यू स्क्वायर, ऐसा। अब ये आ गया जीरो, अब इधर गुणा हो जाएगा तो ये पूरा पद जीरो, क्यू डी क्यू बाई डी क्यू वन हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर का टू क्यू। सबको याद होगा ये फार्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। उसी अनुरूप यहाँ पर लिखा है डी बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा टू क्यू पावर टू माइनस वन, यानी कितना टू क्यू। उसी अनुसार हमने यहाँ पर क्या लिख दिया टू क्यू। अब ये टू क्यू इधर आ गया तो टू क्यू इक्वल्स टू क्यू, मतलब क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई टू। मतलब किसी दिए हुए आवेश को अगर दो बराबर बराबर भागों में बांटे, देखो आया क्यू का मान कितना क्यू बाई टू, मतलब शेष क्यू बाई टू यानी क्यू बाई टू, ठीक है। उस परिस्थिति में ये कहा गया कि यदि किसी आवेश को दो बराबर बराबर भागों में बांट दें तो उस परिस्थिति में निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य अधिकतम बल कार्य करेगा। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोगों को इसको नोट कर लें, और अब हम लोगों को इसमें बात करना है कि यदि बिंदु आवेश न हो, आवेशों का वितरण हो, तो वहां कूलाम के नियम को हम लोग कैसे लगाएंगे। आवेशों का यदि वितरण होता है तो कूलाम के नियम को कैसे लगाएंगे, अगर उसकी चर्चा कर लेंगे तो स्थिर वैद्युत बल वाला भाग समाप्त हो जाएगा हमारा, यानी कूलाम का नियम। फिर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में जाएंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं।